तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो है, आज का वीडियो भी हमारा जो है वो सेल पर ही है। और ये लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम सेल के बारे में देखेंगे, समझेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। और सारी ही सेल्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती है, मतलब पुरानी कोशिकाओं के डिवाइड होने से बनती हैं। ठीक है, तो मेनली जो है कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, सेल्स जो हैं दो प्रकार की होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनका क्या है, वो पुरानी प्रकार की कोशिकाएं हैं, आद्य प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो कि ऐसे जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि वेल डेवलप नहीं थे। मेनली जो मोनेरा के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके वो जो है प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। बाकी जो है सब वेल डेवलप जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं सेल का, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। पहले तो बात तो ये, सेल्स दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिए आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल दिखाई गई है। ये इसका ठीक से अच्छे से बना हुआ डायग्राम है। और ये दूसरी वाली जो है ये आपकी यूकैरियोटिक सेल है। तो ये इस तरीके से दिखती हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो इस प्रकार की दिखती है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो इस प्रकार की दिखती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इस पे एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, जिससे हम थोड़ा सा कुछ समझ सकें। ठीक है, तो ये मैंने यूकैरियोटिक सेल का बनाया है। यूकैरियोटिक सेल का इसलिए बनाया है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं ज़्यादा डेवलप होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो लेस डेवलप होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो है यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। तो पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल को, जिससे आपको ये डिफरेंस पता चल पाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, या यूकैरियोटिक सेल में से कम पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये एक सेल है मान लीजिए। तो सबसे बाहर जो है इसके जो है ये है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये कवरिंग है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर ये संरचना दिखाई गई है गोल गोल, जो यहाँ पे होती है, एक नीचे यहाँ पे भी होती है। ठीक है, ये जो है ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल सेल को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, जब सेल दो पार्ट में डिवाइड होती है तो यहाँ से ही जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं और दो पार्ट में डिवाइड होती है। देखिए अभी जो मैं इसके फंक्शन बता रही हूँ, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको बहुत टफ लग रहा है, तो आपको इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी हम जब इंशाल्लाह इस सेल के एक एक पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, तब हम आपको उसमें डिटेल से बताएंगे, और तब इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये ऐसा ही हल्का सा ओवरव्यू है। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल का काम वो होता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये संरचना इसमें मैंने बनाई है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, कोशिका का विद्युत गृह। नाइन्थ क्लास में भी इसके बारे में काफी दिया हुआ है, नाइन्थ की बुक में साइंस में, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का विद्युत गृह होता है या ऊर्जा गृह होता है। क्यों इसको ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है ज्यादातर। उसका जो पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे जो है उसमें एनर्जी जनरेट होती है, और इस वजह से इसको विद्युत गृह कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो शेल में जो लिक्विड भरा होता है, ये जो मैंने पॉइंट पॉइंट रखे हैं लिक्विड को दिखाया, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो गोल गोल संरचना दिखाई है, ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसको कि हमने न्यूक्लियस को बनाया है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को आपस में मिलाकर बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, न्यूक्लियस जो होता है ये बाकायदा एक मेम्ब्रेन से जो है कवर होता है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियर जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर ये जो धागे जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम जो है इस तरीके से, इसमें एक ही दिखाया है मैंने, लेकिन 46 होते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रोमोजोम।
ये जो है आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम को जब हम अंदर जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं, डीएनए जो होता है हमारा, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए के ही अलग अलग पार्ट को जीन कहते हैं, और अलग अलग पार्ट, स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है। और इंसान के या किसी भी चीज के हर एक कैरेक्टर के लिए उसका एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन जो है वो डीएनए को बनाते हैं, और डीएनए जो है कंडेंस होके वो क्रोमोसोम को बनाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है ये आपका डीएनए ही है, इस ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इससे जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे ही अटैच करके ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी की ये मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है आगे भी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके नीचे जो ये इस तरीके से तस्तरी नुमा संरचना, उल्टी तस्तरी नुमा, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी, इनका क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं उसमें जो है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और गोल्गी बॉडी जो है प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करता है। बट अभी आपको इतना वो नहीं करना है, ये अलग अलग फंक्शन जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ये इस तरीके की जो ये संरचना है, ये ऊपर से ऐसी और नीचे से थोड़ी ऐसी होती है, ये कई सारे होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है। और ये जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्गी बॉडी है, इन दोनों को जो है मिलाकर यहाँ पे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है, इससे बना हुआ एक पूरा सिस्टम होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ही एंडो मेम्ब्रेन होती है, इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, इसी के बाद गोल्गी बॉडी अटैच होती है, इसलिए इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा है। ये आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बताया है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए, आगे आपको आगे के वीडियोस आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। बट इसकी ये मैंने इसमें रफ वो बनाया हुआ है, और इसकी जो अपना वो होती है अच्छे से, इसका डायग्राम जो है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया है। तो तो ये देखिए, ये अब आपकी जो दिख रही है ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, वो आपकी यूकैरियोटिक सेल थी, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो उसमें जो मैंने आपको सेल ऑर्गेनेल बताया, मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले अंगक बताया, उनके नेम आप हो सके तो उसको याद कर लीजिएगा, बिकॉज जब आप उसको पढ़ेंगे अलग से, सेल एक एक सेल ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे, तो आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेल मैंने बताए हैं, सेल वॉल है या माइटोकाइंडिया है, या उसके अलावा जो है गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, इन सबको आपको अलग अलग से पढ़ना है, इनके अलग अलग से फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो उनको आप याद कर लीजिएगा। और ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, आद्य प्रकार की कोशिका है। वैसे तो अभी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसका वेल डेवलप और अच्छा सही से डायग्राम इस तरीके से होता है, बट ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ये ऐसे रफली बना दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताया जा सके, बस इसमें का मकसद इस डिफरेंस बताना है मेरा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो लेस डेवलप होती हैं, यूकैरियोटिक सेल से लेस डेवलप होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे ये जो है ये सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल वॉल पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल में जो है सेल वॉल आपने नहीं देखी होगी, जैसे तो प्लांट सेल में पाई जाती है सेल वॉल, ठीक है। उसके अलावा अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपने देखी होगी, उधर भी यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर के लिक्विड जो है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जैसे कि हम यूकैरियोटिक सेल में बोल रहे थे। बट देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फ्री जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, या इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, डीएनए भी बोल सकते हैं, तो धागे के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें जो हमारा डीएनए था या जेनेटिक मटेरियल था यूकैरियोटिक सेल में, वो क्या था, वो डीएनए अच्छे से कंडेंस होकर जब पैक हो जाता है, क्रोमोसोम वो थे, और जो कि है न्यूक्लियस के अंदर था, और न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बट यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है तो डबल स्टैंडर्ड ही, बट और सर्कुलर भी है, बट फ्री फॉर्म में है, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो न्यूक्लियस अलग से नहीं होता है कि उसमें न्यूक्लियस हो और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, मतलब उसके चारों तरफ, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री फॉर्म में ऐसे ही सेल के अंदर यत्र बिखरा हुआ होता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया।
उसके अलावा जो है ये आपका ये जो है ये mRNA है, ये राइबोसोम है, और ये प्रोटीन जो बनता है, ये प्रोटीन जो है इसके अंदर, सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है ये मैंने लिख दिए हैं। पहला क्या है, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कैरियोटिक सेल में बताया था कि उसमें एक जो था हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के चारों जो मेम्ब्रेन थी उसी से अटैच करके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इस तरीके से मान लीजिए ये सेल है। तो इसमें जो मैंने न्यूक्लियस ऐसे दिखाया था, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाउंड करके ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, और उसके बाद इस तरीके से गोल्गी एपरेटस था, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से इस तरीके से बाउंड होते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसमें जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, बट इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा ही पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, तो उससे बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें जो है पहला डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे हो सकती है, ठीक है। तीसरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल फ्री। जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्री फॉर्म में होता है, सही कोशिका में फ्री होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, धागे के रूप में पाया जाए या क्रोमोसोम के रूप में पाया जाए, वो सेल के डिवीजन के स्टेज पे डिपेंड करता है, बट वो जो है वो फ्री फॉर्म, फ्री नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मेरा अभी भी वही कहना है कि अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सेल चैप्टर के कंप्लीट होते होते आपको सेल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सेल जो है थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको समझने में थोड़ी सी वो लगती है, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। अगर आपको ये सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आगे आपको बहुत सी चीजें इजी और इंटरेस्टिंग लगेंगी बायोलॉजी में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप इस वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।